है ना? यस सर। देखो 5 चैप्टर्स तो आपके ऑलरेडी आ चुके थे मेन एग्ज़ाम में, है ना? तो 6 चैप्टर और 7 चैप्टर अब हम प्लान कर रहे हैं कि आपके यूनिट टेस्ट में रखेंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है? तो रोटेशन मोशन को समझने पहले सबसे पहले हमें रिजिड बॉडी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना? व्हाट इज़ द रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज़ अ नॉन रिजिड बॉडी, ठीक है? सबसे पहले हमें रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी का कंसेप्ट पता होना चाहिए इस चैप्टर को समझने से पहले, ठीक है? योर चैप्टर नंबर 7 आई विल राइट हियर। रिजिड बॉडी से आप लोग क्या समझते हो, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या होता है? तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें कभी भी दो पार्टिकल्स के बीच का, जैसे सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है इस तरह की, है ना? ये बॉडी रिजिड तब कहलाएगी जब, अब हमें पता है इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, वी नो दैट, है ना? वी नो दैट इन अ बॉडी there are infinite number of particles. Suppose I pick any two particle. I will pick this particle, let's say this is P1, and this particle which is P2. Let's say the distance between these two particles is d, ठीक है? So a body is said to be a perfectly rigid when the distance between the pair of all the particles do not change, है ना? अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी दो पेयर ऑफ पार्टिकल्स में, आप वो दो पेयर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो मैं ये पेयर सिलेक्ट कर लूँ, P3 और P4, ठीक है ना? मतलब इस पे आप कहीं से भी फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑल्सो, if there is no change in the distance between the pair of two particles, then we can say that it is a rigid body. Then we can say that it is a rigid body. बात समझ आ रही है? प्रैक्टिकली इसके कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं, जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, आपका जो व्हील है ना, व्हील, क्या व्हील को हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं? यस। जैसे कि आपकी कार के व्हील की बात नहीं कर रहा मैं, आपके ट्रेन की व्हील्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात पूछता हूँ, ट्रेन के व्हील्स और कार के व्हील्स में क्या फर्क है ना? ट्रेन का व्हील किससे बना होता है? और कार का व्हील किससे बना होता है? आयरन का, है ना? मतलब किसी मेटल से बना होता है। और कार का व्हील किससे बना होता है? रबर का, रबर का, और यू कैन से पॉलीमर का, ठीक है? कोई भी पॉलीमर हो सकता है, ठीक है? तो प्रैक्टिकली अगर लाइफ में देखा जाए तो प्रैक्टिकली
कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती, मतलब इस डिस्टेंस के बीच में थोड़ा तो चेंज आता ही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। अब सपोज करो आप गाड़ी के ऊपर बैठते हो, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो जब आप गाड़ी पे बैठते हो तो सारा का सारा जो प्रेशर है वो व्हील पे ही आता है, सारा का सारा प्रेशर कहाँ पे आता है, व्हील्स पे ही तो आता है। तो अगर मैं कोई भी दो पार्टिकल सिस्टम का कंसिडर करूं तो जब इस पे वेट लगेगा तो ऑब्वियसली इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कुछ तो कम होगा, थोड़ा सा ही कम होगा, भले थोड़ा सा कम होगा, है ना। कितना सा कम होगा मुझे नहीं पता, मान लो सपोज करो 10⁻⁻9 मीटर ही कम हो गया, या 10⁻−12 मीटर कम हो गया, बट कुछ तो कम होगा ना। बट वो जो कम होगा वो बहुत छोटा होगा, जो दो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होगा, अगर किसी प्रेशर की वजह से या फोर्स की वजह से अगर वो कम होगा तो वो बहुत ही छोटा होगा, है ना। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो बॉडी रिजिड है, मतलब अगर डिस्टेंस का जो गैप है वो बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही स्मॉल है। वैसे देखो प्रैक्टिकली तो रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, प्रैक्टिकली हर बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता ही होता है, बट इफ द डिफॉर्मेशन इज वेरी लेस देन वी कैन से दैट, है ना, इफ द डिफॉर्मेशन इज वेरी लेस then we can say that it is rigid body, है ना। deformation is very less, we can consider, if deformation is very less, deformation का मतलब किसी भी दो पेयर ऑफ पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस में चेंज, है ना। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी दबेगी ना। अब सपोज करो लोहे का बॉल ले लो आप, जैसे ये मेटल का व्हील हम बात कर ही रहे हैं, आपने एक आयरन का बॉल बनाया और आयरन के बॉल को आप दबाने लगो तो क्या वो दबेगा, है ना। क्या वो दबेगा कि नहीं दबेगा। आपने एक आयरन का बॉल ले लिया और उस आयरन के बॉल को जोर से दबाया दोनों तरफ से, तो क्या वो कंप्रेस होगा। अगर आप अपने हाथों से इसको फोर्स लगा रहे हो तो क्या वो दबेगा कि नहीं दबेगा। यस नहीं दबेगा, है ना। तो मतलब वो बॉल कैसा हो गया, आपका रिजिड हो गया, मतलब आपके हाथ में इतना फोर्स नहीं है कि वो उस बॉल को दबा सके, मतलब तो इस फोर्स के लिए ये बॉडी रिजिड, इस फोर्स के लिए ये बॉडी रिजिड। लेकिन अगर मैं इसको किसी मशीन के इन्फ्लुएंस में अगर इसको प्रेस करूं, मैं बहुत बड़ी मशीन में इसको फोर्स लगा रहा हूं, मशीन के नीचे इसको मैं दबा रहा हूं, आयरन का बॉल है और मशीन में तो बहुत ज़्यादा फोर्स होता है ना। मशीन में मान लो मैंने इस पर 2000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 2000 न्यूटन का मैंने इस पर फोर्स लगा दिया, तो अब ये बॉल दबेगा कि नहीं दबेगा, बताओ। यस है ना। तो इस फोर्स के लिए ये बॉडी आपकी, अब ये मेटल का है तो ये दबेगा तो डिफॉर्म तो होगा ही होगा, और इतने ज़्यादा फोर्स में ये ब्रेक भी हो सकता है, टूट भी सकता है ना। डिफॉर्म तो होगा ही होगा और ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी रिजिड होती है तो वो किसी फोर्स के लिए रिजिड होती है, किसी फोर्स के लिए रिजिड भी हो सकती है और किसी फोर्स के लिए डिफॉर्मेबल भी हो सकती है। सेम बॉडी may be rigid for one kind of force and same body may be rigid for another kind of force। बात समझ आ रही। अगर यही बॉल आप रबर का ले लो तो रबर का बॉल जब आप कंप्रेस करोगे या दबाओगे तो वो आपसे इजीली प्रेस हो जाएगा, है ना। आपके हाथों के फोर्स में इतनी ताकत तो है कि वो रबर के बॉल को प्रेस कर सकती है। अब रबर का बॉल जब प्रेस होगा तो दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा ना। जैसे कि डिफॉर्मेबल बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है, देखो,
जैसे मैंने एक रबर का बॉल लिया, ठीक है। अब रबर के बॉल को आप हाथ से फोर्स लगा रहे हो, ये रबर का बॉल है और इसको आपने हाथों से फोर्स लगाया, ठीक है। जब आप अपने हाथ से फोर्स लगाओगे तो सपोज करो इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये P1 पार्टिकल, ये P2 पार्टिकल, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो d है। फिर जैसे ही आपने फोर्स लगाया दोनों तरफ से रबर के बॉल पे, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली बॉल दबेगा तो ये डिस्टेंस कुछ कम होगा, ये वाला पार्टिकल इधर कहीं आ जाएगा और ये वाला पार्टिकल इधर कहीं आ जाएगा, ये P1 डैश, ये P2 डैश। ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का d डैश, d डैश विल बी less than d. Such kind of body are said to be a deformable bodies. Deformable bodies. Getting it or not? मतलब ऐसी बॉडीज जिनके किसी भी दो पेयर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में अगर गैप आपका रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है, तो इस तरह की बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडीज, है ना? यस सर। बात समझ आई? अब मैं बड़ी बड़ी बॉडीज की बात करूं, जैसे कि प्लैनेट्स की बात करूं, तो प्लैनेट्स कैसी बॉडीज में आएंगे? क्या प्लैनेट रिजिड बॉडी होंगे कि डिफॉर्मेबल होंगे? व्हाट कैन यू से? अगर एक प्लैनेट कंसिडर करूं बहुत बड़ा, सपोज करो अर्थ की ही बात कर लेते हैं, तो अर्थ कैसी बॉडी है? इज इट अ रिजिड और डिफॉर्मेबल? Which kind of body Earth is? अर्थ के बारे में आपका क्या कहना है? आप लोग क्या कहोगे? अर्थ रिजिड बॉडी है कि डिफॉर्मेबल बॉडी है? देखो, अर्थ में बी कंसिडर एज अ रिजिड बॉडी, अर्थ में बी कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी। अर्थ पे कौन सा फोर्स लगता है? अर्थ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें इतना डिफॉर्मेशन नहीं होता है। सपोज करो अर्थ पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, अगर ये सन है तो सन और अर्थ के बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसको अपनी तरफ पुल करेगा या उसको अपनी तरफ पुल करेगा। लेकिन इस फोर्स की वजह से ऐसा नहीं है कि अर्थ का एक टुकड़ा उखड़ के आपका बाहर निकल गया या अर्थ का शेप ऐसे चेंज होने लग गया, ऐसा नहीं हो रहा है। अर्थ के शेप में कोई इतना चेंज नहीं आ रहा है कि ग्रेविटी की वजह से आपका जो अर्थ है उसके शेप में ही चेंज आ रहा है। सो अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी। बात समझ आ रही है? इस तरह से आप प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग, जैसे कि पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। ठीक है, कोई भी बॉडी जो होती है वो परफेक्टली रिजिड कभी नहीं होती। ठीक है, नो बॉडी इज अ परफेक्टली रिजिड। इफ अ बॉडी इज रिजिड, and we can say that a body may be rigid under
one kind of force and deformable for the other kind. ठीक है. A perfectly rigid body is that body in which the distance between pair of any two particles remains constant. Perfectly rigid body is that body in which the distance between pair of two particles is constant. क्या आपको बात समझ आ रही है? परफेक्टली रिजिड बॉडी वो रिजिड बॉडी है जिसमें पेयर ऑफ टू पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता. इज इट क्लियर टू यू? अब सपोज करो जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है ना. अब ये ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, ठीक है. अब अगर सपोज करो ये जो ब्लॉक है अगर ये इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है तो इंक्लाइन प्लेन पे देखो आप इस ब्लॉक पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब सेम स्पीड से चलेंगे. थीटा एंगल पे सपोज करो मैंने एक ब्लॉक को रखा, तो अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इस ब्लॉक पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब v वेलोसिटी से नीचे जाएंगे. सपोज v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, तो a पार्टिकल भी 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा, b पार्टिकल भी 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा, c पार्टिकल भी, d भी, e भी, f भी, g भी, h भी, जितने भी हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स विल मूव विद द सेम वेलोसिटी. अब सेम वेलोसिटी से नीचे जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वाला पार्टिकल 3 मीटर मूव करता है 1 सेकेंड में, तो ये भी 3 मीटर मूव करता है. अगर ए वाला पार्टिकल 3 मीटर मूव करके यहाँ पे पहुँच जाता है तो बी वाला पार्टिकल भी 3 मीटर मूव करके यहाँ पे पहुँच जाता है. अगेन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है ना. इस दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज करो d था, तो 3 मीटर मूव करने के बाद भी दोनों के बीच का डिस्टेंस तो वापस सेम है. सो आई कैन से दैट दिस बॉडी इज योर रिजिड बॉडी. द ब्लॉक इज योर rigid body because the distance between the two pair of particles is always constant at any instant. Because you can say that distance between pair of particles is equal to constant at any instant. क्या आपको बात समझ आ रही? Yes or no? Yes, sir. So this is the basic definition of your rigid body. तो इस तरह के मोशन को रिजिड बॉडी के, जहाँ पे
हर पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी की भी बात करूं, हर पॉइंट की वेलोसिटी भी सेम है एट एनी इंस्टेंट. वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी, है ना. किसी भी इंस्टेंट पे आप देखो हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन. इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन. बात समझ आई? इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन. जब हर पार्टिकल आपका जो है बॉडी पे वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन. अब सपोज करो हम ब्लॉक को किसी व्हील से रिप्लेस कर देते हैं, है ना. अब सपोज करो हमने ब्लॉक की जगह पे क्या रख दिया? एक व्हील रख दी. वापस से मैं देखो इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूँ और अब मैंने इस ब्लॉक की जगह पे क्या रख दिया? एक व्हील रख दिया. ठीक है, तो क्या ये वाला मोशन प्योर ट्रांसलेशन कहलाएगा? सपोज व्हील इज मूविंग ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा, तो क्या ये मोशन जो व्हील का होगा, इज इट ट्रांसलेशन? इज इट प्योर ट्रांसलेशन? Again it is a question mark. Or it is a rotation, or it is a pure rotation, or it is a mixture of rotation and translation. What can you comment about this wheel? A wheel is moving on this wedge, then which kind of motion do you observe? Is it a pure translation, or is it a pure rotation, or it is a mixture of rotation and translation? आपको क्या लगता है कि कौन सा मोशन होना चाहिए? What can you say about this? यस बेटा, क्या आप कोई कमेंट कर सकते हो इसके मोशन पे? एनी वन ऑफ यू? इज इट अ रोटेशन? मैत्री पटेल इज सेइंग सर इट इज अ रोटेशन. It is not a pure rotation. It is a mixture of rotation and translation. देखो इसके सिनेरियो में हो क्या रहा है? क्या सभी पार्टिकल एक जैसी वेलोसिटी से मूव करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं. इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि आपका हर पार्टिकल, सपोज करो मैं यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर, तो इस अगर ये रोटेशन कर रहा है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर कहीं होगी, इसकी वेलोसिटी जो आपकी होगी इधर कहीं होगी, इसकी वेलोसिटी इधर कहीं होगी, है ना. तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जा रही है. So it is not a pure translation, because in pure translation we know that each and every particle at any instant of time will move in the same direction with same velocity. Move in the same direction with same velocity. Then it will be pure translation motion.
So this is not a pure translation. So now the question arises whether it is a pure rotation. No, it is also not a pure rotation, because you can see that the axis of rotation is changing. It is rotating about this axis at this instant. सपोज करो अभी ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो चेंजिंग. सो इट इज़ नॉट अ प्योर रोटेशन. Pure rotation is that motion in which the axis of rotation do not change. Axis of rotation does not change. Then we can say that it is a pure rotation motion. For example, you can consider the rotation of fan. You can see that your ceiling fan, जो आपके घरों में सीलिंग पे फैन लगा होता है, वो एक ही एक्सिस के अबाउट उसके जो फैंस होते हैं वो रोटेट करते हैं. ठीक है. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स. इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स, then we can say it is a pure rotation. But here you can see that at one instant the axis of rotation is this, at another instant the axis of rotation is that. So it is changing, na? With respect to time it is changing. So it is not a pure rotation, it is not a pure translation. Then it is the mixture of rotation as well as translation. It is the mixture of rotation as well as translation. Such kind of motion is known as you can say rolling motion. Rotation plus translation will combine to form rolling motion. It is not pure rotation, it is not pure translation, it is a combination of rotation and translation, hence it is known as your rolling motion. Getting it? क्या अब मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मोशन. जैसे आप साइकिल पे जब जाते हो, है ना, तो साइकिल पे जब आप जाते हो तो साइकिल का जो व्हील रोटेट करता है, देखो बड़े ध्यान से देखना, साइकिल पे जब आप जाते हो तो साइकिल का जो व्हील रोटेट करता है उसमें आपने देखा होगा कि जो व्हील होता है उस व्हील में ना तो प्योर रोटेशन होता है ना तो प्योर ट्रांसलेशन होता है. ठीक है. जैसे कि आपके व्हील्स जो रोटेट करते हैं, तो ये जो रोटेट करते हैं तो इनकी जो एक्सेस होती है, ये एक्सेस भी साथ में आगे की तरफ मूव करती है ना. जिस एक्सेस के अबाउट ये रोटेट कर रहे होते हैं, इनकी एक्सेस भी आगे मूव करती है और ये रोटेट भी करते हैं. तो ये मूव भी कर रहे हैं आगे और ये रोटेट भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब आगे मूव करना, एंड रोटेशन, रोटेशन मीन्स रोटेट करना. सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इज नोन एज योर रोलिंग मोशन. These two combine together to form rolling motion. Getting it or not? Yes, sir. So इसमें बहुत तरह के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो. जैसे कि सपोज करो हमारे पास जो टेबल फैन होता है, अब टेबल फैन का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, आपने देखा होगा ना. टेबल फैन, टेबल पे जो ऐसा फैन रखा होता है हमने, उसमें क्या होता है, ये फैन जिस एक्सिस के अबाउट ऐसे लगा होता है, ये फैन है सपोज करो. ठीक है. अब ये फैन जो होता है ये आपका इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है, ये एक्सिस के अबाउट आपका पंखा का जो ये फैंस है ये रोटेट करते हैं.
और ये वाली जो एक्सेस है इसके अबाउट ये खुद रोटेट करता है पूरा का पूरा, इस एक्सेस के अबाउट ये खुद भी रोटेट करता है। मतलब इसमें दो रोटेशंस है देखो, एक तो ये अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है और एक तो इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस टाइप के मोशन को आप क्या बोल सकते हो? This is the rotation motion, but this is not a pure rotation I can say. अगर मैं खाली फैन के इसकी बात करूं, है ना, अगर मैं खाली इस फैंस की बात करूं तो फैंस जो हैं वो इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, बट इस एक्सिस के अबाउट ये खुद भी तो घूम रहा है। बात समझ पा रहे हो आप? Yes or no? Are you getting it or not? No sir, repeat it once. चलो मैं फिर से बात कर, अगर मैं फैन के मोशन को ऑब्जर्व करूं बड़े ध्यान से, है ना, तो फैन में क्या हो रहा है? पहला मैं क्वेश्चन ये है कि क्या फैन की एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है कि नहीं। अगर फैन की एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैं बात करूं तो क्या फैन की एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी फिक्स है? मतलब ये जो फैन है आपका, है ना, एक हमारा फैन होता था सीलिंग फैन, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल जाता था कि ये जो फैन है ये प्योर रोटेशन कर रहा है क्योंकि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। मतलब ये एक्सिस आपकी फिक्स है और इसके अबाउट आपका पंखा जो है वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर प्योर रोटेशन। बट अब ये जो टेबल फैन है, टेबल फैन में क्या होता है, आपका फैन तो रोटेट कर रहा है ना, फैन तो आपका रोटेट कर रहा है, लेकिन ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस पे हमने इस फैन को रखा हुआ है, जिस एक्सिस के अबाउट ये भी रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसकी एक्सिस भी रोटेट कर रही है ना। फैन की एक्सिस क्या है? ये जो वन लाइन से मैं बता रहा हूँ ये फैन की एक्सिस है जिसके अबाउट आपका पंखा घूम रहा है। अब ये पंखे की एक्सिस भी तो रोटेट हो रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, so this is not pure rotation. I can only say this is rotation motion and I can say this is pure rotation motion. अब प्योर टर्म आप तब लगाओगे जब आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगी। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ही फिक्स नहीं है, so you can't say it is a pure rotation. आप समझ आया? Yes sir. क्लियर है? इस टाइप के फैन को हम बोलते हैं स्विंग। Yes sir. ये फैन जो होता है ना ऐसे स्विंग करता है, स्विंग, आपको पता होगा, आप रेगुलेटर ऑपरेट करते हो तो 1 2 3 4 उसको, उसके रोटेशन की स्पीड को बढ़ा देते हो और फिर उसको स्विंग कराते हो। तो ये जो स्विंगिंग होती है ना फैन की, जैसे फैन आपका स्विंग करता है, तो ये स्विंग जब करता है तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी स्विंग होने लगती है, घूमने लगती है। सो दिस इज ओनली यू कैन से इट इज अ रोटेशन मोशन, वी कांट से इट इज अ प्योर रोटेशन मोशन। गेटिंग इट? है ना। इसी तरह का मोशन आपने देखा होगा, जो टॉप होता है ना, जो बचपन में आप टॉप से खेलते होगे, अभी भी खेलते होगे कि नहीं पता नहीं, स्पिनिंग टॉप जो होता है, क्या बोलते हो आप उसको गुजराती में? स्पिनिंग टॉप को क्या बोलते हो?
What do you say a spinning top? Yes. स्पिनिंग टॉप को क्या बोलते हो जो इस तरह से घूमता है? लट्टू बोलते हो? इस तरह का आपका जो स्पिनिंग टॉप होता है इसको क्या बोलते हो आप? इसमें नीचे साइड में इसका एक नीब जैसा पॉइंट निकला होता है, इस पे आप ऐसे डोरी बांधते हो, है ना? याद है कि नहीं? Yes, sir. है ना? इस पे आप ऐसे डोरी लपेटते हो, यहीं पे लपेटते हो इस तरह से। इस पे लपेटते हो कि ऊपर लपेटते हो? यहाँ पे लपेटते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे लपेटी जाती है। Yes, sir. नीडल के अबाउट तो वो रोटेट करता है। आप लोगों ने खेला ही नहीं है शायद, मेरे ख्याल से। तो खेला हो तो पता होता ना आपको। खेला है। अच्छा, खेला है तो किसी को पता ही नहीं है होता भी ऐसा कुछ है ना? तो इसको जब आप ऐसे डोरी लपेट के जब छोड़ते हो तो ये इस नीडल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगता है इस तरह से। बिल्कुल जब ये रोटेट करता है तो सपोज करो ये एक्सिस है जेड एक्सिस, इसके अबाउट ये ऐसे स्पिन करने लगता है। ये इसकी रोटेशन एक्सिस है ना? ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी रोटेट करती है। इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी ऐसे रोटेट करती है। समझ आ रही है? किसी पॉइंट पे ये यहाँ पे होता है, किसी पॉइंट पे यहाँ पे भी होता है। ठीक है, मतलब ये खुद भी रोटेट होता है और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी रोटेट होती है। बात समझ आ रही है? इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये खुद भी रोटेट हो रही है और इस तरह से कोनिकल सरफेस फॉर्म कर देता है। देखो ये आपको इस तरह से कोन दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है दिखाई कोन? ये आपने कभी गेम खेला है तो पता चलेगा, है ना? तो इस तरह के रोटेशन को भी हम प्योर रोटेशन नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आपका वो भी रोटेट कर रहा है। इन दिस केस ऑल्सो एक्सिस ऑफ रोटेशन is not fixed, hence it is not pure rotation. You can only comment that it is a rotation motion. You can only comment it is a rotation motion. ठीक है? अब सपोज करो हम एक जनरल बॉडी लेते हैं। अब हमने एग्जांपल्स तो बहुत सारे डिस्कस कर लिए, मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी काफ़ी आ गई होगी। अब सपोज करो एक जनरल बॉडी की अगर हम बात करें, हमारे पास एक जनरल बॉडी है इस तरीके की हमारे पास एक जनरल बॉडी है, ठीक है? और सपोज करो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो अगर मैं डिफरेंट पार्टिकल्स को कंसिडर करूं, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर किया P1, यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर किया P2, यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर किया P3। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन about which the body is rotating. You can see that each and every particle has different radius from the axis of rotation. Suppose करो इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है R2, और इसका डिस्टेंस कितना है 0, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, अब जब ये बॉडी रोटेट होनी स्टार्ट होती है तो होता क्या है, इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी रोटेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी इस तरह से रोटेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये बॉडी आपकी रोटेट होती है वैसे ये पार्टिकल्स भी आपके रोटेट होने शुरू हो जाते हैं।
अब इसका तो रेडियस ही नहीं है, तो ये ऐसे ही गोल गोल घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, as we know that a rigid body is composed of infinite number of particles, है ना। किसी भी rigid body में there are infinite number of particles। अब मैं स्टडी पर्पस के लिए किसी भी 2-3 पार्टिकल्स को स्टडी करता हूँ और उसके हिसाब से बाकी पार्टिकल्स का बिहेवियर बता देता हूँ। अब किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे आपकी बॉडी रोटेट होती है तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। देखो, ईच पार्टिकल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन विद डिफरेंट रेडियस एंड द प्लेन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, ये जो इसका जो प्लेन ऑफ मोशन है, ये जो प्लेन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। इसका जो प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इफ अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग, if a rigid body is rotating, then we can say that every particle first point, perform circular motion with different radius. The plane of particle, you can also say that the plane of particle is perpendicular to the axis of rotation. जो particle का plane है, plane of particle is perpendicular to axis of rotation. तो जिस एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑल्सो यू कैन से दैट द P3 पार्टिकल विच इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, it remains stationary because the radius is 0. If radius is 0, then we know that for circular motion V is equal to R omega. For circular motion, we have already studied the circular motion, so we know that each particle is moving with the velocity V1 is equal to R1 omega, V2 is equal to R2 omega. But what about V3, P3? Because P3 is lying on the axis of rotation and we can see that the radius is 0, so you can say its velocity will be 0. Ultimately it will remain stationary. So all the particles which are lying on the axis of rotation, all the particles which are lying on the axis of rotation will remain stationary. All the particles which are lying on the axis of rotation will remain stationary, and all the particles which are lying either left side or right side of the axis of rotation will perform the circular motion with different radius. Will perform the circular motion with different radius. Suppose इस particle की बात करूँ तो ये इस तरह से circle में घूमे। आप किसी भी पार्टिकल की बात कर लो, इस पार्टिकल की बात करोगे इस तरह से सर्कुलर मोशन में। And the common thing in all these is that the value of omega is same for all the circular motions. आप देखो, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी आपकी ओमेगा से रोटेट हो रही, तो उस बॉडी में हर पार्टिकल जो है वो ओमेगा से रोटेट होगा। ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल. यू कैन राइट V1 is equal to R1 omega. Omega is same. V2 is equal to R2 omega.
again omega is same. Then what is changing? Radius is changing. And if radius is changing, then its linear velocity will be changing. So you can say that the linear velocity of the particle is changing while the angular velocity of the particle is constant. You can say here, you can write one more point, that linear velocity, this was point number 3, point number 4, linear velocity is changing because radius is changing, but angular velocity is constant because the whole body is rotating about the same axis of rotation. Whole body rotating about same axis of rotation. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes or no? Yes, sir. है ना? तो these are some important points regarding the rotation motion which you must know before we are going to start this chapter. है ना? ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए रोटेशन से रिलेटेड, जो हमको आगे बहुत काम लगेंगे. ठीक है? सो इसके नोट्स वगैरह आप अच्छे से बना लेना जो भी मैंने आज पढ़ाया है, और कल की क्लास में फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? रोटेशन मोशन हम जितना कवर हो सकेगा मैक्सिमम आपकी एग्ज़ाम से पहले कवर करेंगे, और उतना आपके सिलेबस में भी पोर्शन रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम पूरे कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इसका कवर करें. ठीक है? 7 चैप्टर का. ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है बेटा?